I want to ask one question to the International Olympic Committee that okay 2028 में लॉस एंजलिस में आप ओलंपिक्स का टूर्नामेंट कराने वाले हैं. You don't want to get into trouble with Donald Trump, the global peace messiah. But who decides who's a woman? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने एक ऐसे टेस्ट को कंडक्ट करने की बात करी है, वो भी सिर्फ औरतों के लिए, आदमियों के लिए नहीं, औरतों के लिए, कि प्रूव करो कि बायोलॉजिकली आप वुमन. मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो में इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बारे. मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड टेस्ट इन्होंने यहां पे इंक्लूड करने की बात करी है, मुझे बहुत पेक्यूलर लगी ये बात. इसी करके मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूं. प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सेव भी कीजिएगा. काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पे डिस्कस करने वाला हूं. तो आईओसी ने बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर वुमेन को और डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट डीएसडी एथलीट्स को फ्रॉम कंपीटिंग इन द फीमेल कैटेगरी ऑफ ऑल ओलंपिक इवेंट्स इन द फोर्थकमिंग टाइम एज वेल, इन द नियर फ्यूचर एज वेल. कोई भी औरत, कोई भी वुमेन एथलीट अगर वो कंपीट करना चाहती है किसी एलीट इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में, ओलंपिक्स में, तो उसको मैंडेटरी अंडरगो करना पड़ेगा एक SRY जीन स्क्रीनिंग, जो कि इफेक्टिवली एक बायोलॉजिकल सेक्स टेस्ट है. यह फैसला लिया गया था ताकि औरतों की कैटेगरी को और औरतों की कैटेगरी के कंपटीशन को प्रोटेक्ट किया जा सके फॉर कोट एंड कोट फेयरनेस एंड सेफ्टी. ये आईओसी के खुद के अपने शब्दावली है. ना ये जो SRY है, ये जो SRY है यानी कि सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन Y, ये जो SRY जीन जो टेस्ट कहा गया है, तो ये एक सेगमेंट ऑफ द डीएनए है विच इज ऑलमोस्ट फाउंड ऑन द Y क्रोमोसोम. इसका जो प्रेजेंस है, SRY जीन का प्रेजेंस ट्रिगर करता है मेल सेक्स डेवलपमेंट. और क्योंकि मेल सेक्स डेवलपमेंट की बात आ रही है, मींस कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी होगा. नाउ टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन मींस आईओसी ये कहना चाह रहा है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो रहा है, उनके पास एक कॉम्पिटिटिव ज्यादा एडवांटेज होगा विज़-अ-वी टू अ बायोलॉजिकल वुमन जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होता. ऑलराइट, फाइन, हम ये बात समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो प्रोमिनेंटली मेल में होता है, औरतों में नहीं होता. लेकिन ये जो टेस्ट, ये सो कॉल्ड SRY टेस्ट जो डिटर्मिन करेगा फीमेल्स के लिए कि आप बायोलॉजिकली फीमेल हो या नहीं हो, ये टेस्ट एक्यूरेट नहीं है. उसके बारे में आपको बताता हूं. और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह कहा है दैट अगर आपके अंदर SRY जीन है, दैट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड, आप इसको बदल नहीं सकते. एंड दिस having the presence of the SRY gene in your DNA is a consistent eligibility marker. Now, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था SRY जीन 1990 में, उसने खुद ये कहा था कि देखो, मैं क्वेश्चन के तौर पे कह रहा हूं कि ये एक परफेक्टली एक्यूरेट मार्कर नहीं है टू डिटरमिन कि आप बायोलॉजिकली फीमेल हो या नहीं हो. ऑलराइट, नाउ अगर यहां पे आईओसी ये कह रहा है द साइंस ऑफ परफॉर्मेंस एडवांटेज, कि अगर आप बायोलॉजिकली फीमेल नहीं है और आपके अंदर ये SRY जीन का मार्कर है आपके डीएनए में, तो मींस के आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे कंपेयर टू अ बायोलॉजिकल वुमन जिसके अंदर ये SRY जीन नहीं है. और आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा एज फार एज पावर स्पोर्ट्स इज कंसर्न, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, वेट लिफ्टिंग है, कोलिजन स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. अब आईओसी का ये कहना है कि ये इतने मार्जिनल डिफरेंसेस नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके. ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल गैप, कि यानी कि जो ट्रांसजेंडर हैं या सिसजेंडर हैं, इन लोगों में अगर ये जीन प्रेजेंट है, सो देयरफॉर ये परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे बिकॉज इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कुछ ना कुछ मात्रा में हो रहा होगा. ऑलराइट, नाउ अब ये टेस्ट काम कैसे करेगा? अब जो एथलीट्स हैं वो अपना सलाइवा का सैंपल देंगे किसी भी सर्टिफाइड डायग्नोस्टिक लैब में. ऑलराइट, इसमें कोई प्रोसीजर, कोई सर्जरी, दिस इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसेस. रिजल्ट्स आने में हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं. और जो रिजल्ट्स होंगे वो डायरेक्टली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक डेजिग्नेटेड बॉडी को दिया जाएगा. ये लाइफ टाइम में एक ही बार टेस्ट होगा, बार बार नहीं करा सकते हो. ब्लड टेस्ट होता ना, तो आप साल में 3 बार कराओ, 2 बार कराओ, चाहे हफ्ते में 1 बार कराओ, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट है. अगर एक बार आपका यहां पे रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो मींस कि आप एलिजिबल नहीं हो कि आप एलीट कंपटीशन में वुमेन कैटेगरी में कंपीट कर सको. और अगर आपका नेगेटिव आ गया, यानी कि अगर आप SRY जीन नेगेटिव हैं, मींस कि आपको परमानेंट एलिजिबिलिटी है फीमेल कैटेगरी में किसी मर्जी एलीट कंपटीशन में, ओलंपिक कंपटीशन में आप कंपीट कर सकते हो. यानी कि सर्टिफाई कर दिया कि हाँ आप बायोलॉजिकली फीमेल हो.
नाउ ओनली द एलीट एथलीट्स हु आर एस्पायरिंग टू ओलंपिक कॉम्पिटिशन, उनको ही ये टेस्ट अंडरगो करना पड़ेगा। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे या लेजर स्पोर्ट्स खेल रहे हो जो कि आईओसी के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो आपको ये टेस्ट अंडरगो करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ यू रिफ्यूज या व्हाट इफ यू एंड अप टेस्टिंग पॉजिटिव? तो रिफ्यूजल मीन्स कि भैया अगर आप ये टेस्ट नहीं लेना चाह रहे हो, आप ये टेस्ट अपने सलाइवा के थ्रू जो आपने सैंपल सबमिट करना है, अगर आप ये नहीं सबमिट करना चाह रहे हो, तो मीन्स कि भैया आपको बार कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा किसी भी आईओसी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट से, चाहे वो ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स है, यूथ ओलंपिक्स है, कुछ भी है। और अगर आप SRY पॉजिटिव हो तो यू विल compete in the male category, not in the female category. You will compete in the male category or in the open category or even in the mixed category male slots. One important exception, जो एथलीट्स जो अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, यानी कि उनकी बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू टेस्टोस्टेरोन, they will remain eligible for the female category, which also means कि चाहे अगर आप, एक एक्सेप्शन हो गया कि अगर आप SRY पॉजिटिव भी हो और आपके अंदर कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, तो भी आप एलिजिबल हो टू compete in the female category. अब ऐसे पॉजिटिव केसेस कि आप SRY पॉजिटिव भी हो और आपके अंदर CAIS भी हो, ये बहुत रेयर होता है। दिस इज लेस देन 1% ऑफ ऑल द स्क्रीनिंग्स जो कि मतलब पॉजिटिव आते हैं फ्रॉम SRY टेस्ट। नाउ द लार्जर डिबेट क्या है? अब ये जो डिसीजन है ये आईओसी के खुद के अर्लियर एडमिशन को ही रिवर्स कर रहा है, जिसने कहा था कि जो ट्रांसजेंडर वुमेन जो है, दे शुड नॉट बी डीम्ड टू हैव एन अनफेयर और डिसप्रोपोर्शनेट कंपिटिटिव एडवांटेज। देखो, साइंस बदलती रहती है, साइंटिफिक टेक्निक्स बदलती रहती है, राइट? लेकिन ये जो पॉलिसी अब आईओसी ने इंट्रोड्यूस करी है, यहां पे ना एक डिलेमा आ रहा है बिटवीन इंक्लूजन, जहां पे हम इंकरेज कर रहे हैं, हम यहां पे तो वैसे भारत में तो ट्रांसजेंडर वुमेन का बिल भी लेके आ रहे हैं, जहां पे हम इंक्लूसिविटी इंकरेज कर रहे हैं, चाहे वो LGBTQ कम्युनिटी हो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, सिस मेल हो, सिस फीमेल हो, यानी कि इंक्लूजन की बात आती है और फेयरनेस की बात आती है। अगर इंक्लूजन की बात आती है तो भैया आईओसी कह रहा है वी आर वेलकमिंग इंक्लूजन, बट आप फेयरनेस के आप यहाँ पे फेयरनेस नहीं दिखा रहे हो, फेयरनेस दिखाने की कोशिश करो तो वहां पे इंक्लूजन नहीं आ पा रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों मतलब एक सिक्के के दो पहलू की बात आती है। ये दोनों वैल्यूज एलीट स्पोर्ट में, ओलंपिक्स में रिकंसाइल साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है, ये जो आईओसी ने पॉलिसी निकाली है। और ये पहली दफा नहीं है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐसी कोई इस विषय के ऊपर कोई ऐसे बात करी है। आईओसी ने, मैं 1996 ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, आफ्टर द 1996 ओलंपिक्स आईओसी ने फेज आउट कर दिया था यूनिवर्सल सेक्स टेस्टिंग, डिक्लेयरिंग कि भाई ये जो प्रोसीजर है इनएक्यूरेट है, एक बहुत इनएक्यूरेट यार्डस्टिक है फॉर डिटर्मिनिंग सेक्स एंड एथलेटिक एडवांटेज, एंड इसको अनएथिकल भी कहा था। लेकिन अब ये जो नया SRY मैंडेट है, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक एडवांसमेंट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, कि जिसने ये मेथोडोलॉजी को स्टडी किया था, इंट्रोड्यूस भी किया था, उसने खुद कहा था कि ये एक एथिकल और एक्यूरेट मार्कर नहीं है ऑफ डिटर्मिनिंग द बायोलॉजिकल सेक्स। तो ये आईओसी की खुद की पोजीशन, खुद की एडमिशन का एक रिवर्स स्टांस यहां पे देखने को मिल रहा है। व्हाट हैज चेंज्ड? इज इट साइंस? नो, नॉट एट ऑल। साइंस हैज नॉट चेंज्ड। आर्ग्युबली व्हाट हैज चेंज्ड इज द पॉलिटिक्स। व्हाई? बिकॉज 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने हैं। 2028 कितना दूर रह गया? ट्रंप तो रहेगा 2029 तक, तो ट्रंप रहेगा, चलो 28 में इलेक्शंस होंगे, 2029 जनवरी में वो टाटा गुड बाय कहेगा, और अभी इस बात को 2 साल पड़े हैं, 2-2.5 साल पड़े हैं, और ट्रंप ने ऑलरेडी बैन करा है ट्रांसजेंडर वुमेन को कि वो वुमेन स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आईओसी यहां पे, सवाल यहां पे ये आता है कि आईओसी क्या यहां पे कोई एविडेंस के बेसिस पे, कोई साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे ये पॉलिसी बना रहा है, या जियोपॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात है टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब साइंस इज नॉट सेटल्ड। ये जो SRY जीन टेस्ट मेजर है, ये मेजर करता है द प्रेजेंस ऑफ अ जेनेटिक मार्कर, इट इज नॉट मेजरिंग द एथलेटिक एडवांटेज। सो बायोलॉजिकल जो सेक्स है वो आपका कोई बाइनरी स्विच नहीं है, ऑन ऑफ कर दिया, उसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं आपके बायोलॉजिकल सेक्स को। टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर दिस टेस्ट ऑफ SRY, दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि आप बेनिफिट कर रहे हो फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन अगर आप SRY पॉजिटिव हो, ऑलराइट? बिकॉज अगर हम बात करें जो लोग अगर इसको पॉजिटिव भी टेस्ट होते हैं लेकिन इवन देन दे हैव कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम,
यानी कि देयर दे आर there's no testosterone being produced in their body even though they are SRY positive. तो यहाँ पे कोई रिलेशन तो नहीं है ना. So this whole process of having this SRY test is not solving the purpose to distinguish. So what if you are SRY positive but आपकी बॉडी में फिर भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, देन व्हाट विल यू डू? तो ये टेस्ट आपका कहां पे मेजर कर पा रहा है कि आप कंपीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है दोस्त कि ट्रांसजेंडर वुमेन उनके पास कोई एथलेटिक एडवांटेज है ओवर अ वुमन हु हैज बीन असाइंड सिसजेंडर वुमेन, यानी कि somebody who has been assigned the sex of a female at birth. assigned sex as a female at birth उसको सिसजेंडर वुमेन कहते हैं. तो कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि ट्रांसजेंडर वुमेन के पास ज्यादा एथलेटिक एडवांटेज है ओवर अ सिसजेंडर वुमेन. सिसजेंडर वुमेन, अगेन आई एम रिपीटिंग, somebody who is assigned female sex at birth. साइंस को यहाँ पे बहुत सिलेक्टिवली चूज किया जा रहा है. अगर तो साइंस के जरिए आप लोगों को निकाल सकते हैं तो हाँ, वो डिसीजन वेलकम किया जा रहा है, और इग्नोर की जा रही है बात कि ये साइंटिफिक टेस्ट खुद अपने आप में एक्यूरेट नहीं है. नाउ इंटरेस्टिंगली, मेल एथलीट्स दे हैव नो मैंडेटरी मेडिकल टेस्टिंग टू एस्टैब्लिश कि भाई वो मेल है कि नहीं है, और इस पॉलिसी के तहत द बर्डन ऑफ बायोलॉजिकल प्रूफ इज लाइंग इंटायरली ऑन द वुमेन. तो दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी अनइक्वल एंड डिस्क्रिमिनेटरी एंट्री कंडीशन. एक बैरियर आ रहा है. ये न्यूट्रल फेयरनेस मेजर नहीं है. एक ऐसा सिस्टम है जहां पे औरत को प्रूव करना पड़ेगा उसका औरत होने के लिए बिफोर दैट वुमेन इज बीइंग अलाउड टू compete in some Olympics, in some Olympic sport. तो ये जो पॉलिसी है ये एंट्री बैरियर को बढ़ा रही है, मोर स्पेसिफिकली फॉर एथलीट्स जो कि गरीब देशों से आते हैं. ग्लोबल साउथ कंट्रीज की बात करें तो फेयरनेस की बात यहां पे कहां पे आ रही है? फेयरनेस की बात तो यहां पे आ ही नहीं रही है. अब देखो, ये सब चोचले हैं यूरोसेंट्रिक और यूरोपियन कंट्रीज के ना, कि भाई हमारे बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हैं, वो हैं. ये उनके सब चोचले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के. इफ आई मे यूज द वर्ड चोचले, शोशेबाजी कहते हैं उसको. लेकिन अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, वुमेन फ्रॉम, एंड आई वांट योर ओपिनियन एज वेल. आपका क्या ओपिनियन है प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. अब ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो, या आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, करंट अफेयर्स की बात है, हर जगह में इंपॉर्टेंट है. बट आपका क्या व्यू है वो भी बताना, वो भी मैं सुनना चाहूंगा. औरतें जो हैं ग्लोबल साउथ से, डेवलपिंग कंट्रीज में से, या अगर हम ऐसी लोगों की बात करें जिनका जो जेनेटिक मेकअप है, ऐसी औरतों की बात करें जिनका जो जेनेटिक मेकअप है, जैसे कि हम नॉन वाइट कम्युनिटीज की बात करें, राइट, नॉन वाइट औरतों की बात करें, तो ये तो उनके खिलाफ एक साजिश रचने की बात हुई. ये कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं है. पहले हाई प्रोफाइल केसेस इन्वॉल्विंग एथलीट्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम इंडिया भी एक पैटर्न रिवील करते हैं कि जहां पे स्क्रूटनी की बात आती है तो वो केवल नॉन वाइट, नॉन वेस्टर्न वुमेन के ऊपर क्यों रखनी है? why not even on the women, or why not having this, like scrutiny on the women who are white or from the Western world? So policy marketed as protecting all women in the sport is in practice protecting a narrow demographic while surveilling another. And the real barriers जो women athlete face करते हैं, right? IOC की जो energy और institutional bandwidth है, that is being consumed by debate which is impacting less than 1% of the athletes. While the overwhelming majority of women in the sport, they continue to face some structural obstacles. For example, unequal prize money and funding. Male athletes को ज़्यादा पैसा मिलता है, female athletes को कम मिलता है. Lack of access to quality training infrastructure. Gender based violence देखने को मिलता है, harassment देखने को मिलता है कि भैया आप तो औरतें हो, आप क्या करोगे, ये हॉकी वॉकी खेलने की आपकी उम्र नहीं है, आपका काम तो किचन में है, किचन में जाके काम करो, साफ सफाई करो. कितना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी किया जाता है, right? Significant paid disparity at all levels. So therefore, by centering the conversation on transgender and the DSD athletes, ये पॉलिसी स्टिग्मेटाइज कर रही है एक टाइनी मिनोरिटी को, और कन्वीनियंटली जो सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं आईओसी के अंदर, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स जो हैं, उससे अपनी जो कंस्ट्रक्टिव बातचीत है उसको डाइवर्ट कर रही है. जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया देखो, जो प्रोपोनेंट्स हैं इस पॉलिसी के, इस डिसीजन के, भी देखो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है, तो भैया बायोलॉजिकल डिफरेंसेस रियल हैं, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, और जो भी है वो सामने आना चाहिए. जो क्रिटिक्स हैं इस पॉलिसी के वो ये कह रहे हैं कि देखो ये पॉलिसी ना सेक्स और एथलेटिक एडवांटेज दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रही है, और एक बहुत इम्प्रिसाइज टेस्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिस टेस्ट का जिसने निर्माण किया था उसने खुद ही कहा था कि भैया ये एक्यूरेट मार्कर नहीं है, और ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर रही है हु हैव नॉट बीन शोन. ये जो टेस्ट है ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है हु हैव नॉट बीन शोन टू हैव एनी क्या मेजरेबल कॉम्पिटिटिव एज है. या तो आप ये दिखाओ कि भैया ट्रांसजेंडर वुमेन हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अ बायोलॉजिकल वुमेन और अ सिसजेंडर वुमेन,
राइट, जिसको असाइन किया गया है फीमेल सेक्स एट बर्थ, क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उस बात की कोई स्टडी हो, कोई रिसर्च हो, वो आपने पब्लिश किया हो, बल्कि उठा के आपने एक इनएक्यूरेट टेस्ट की बात करते हैं। द डीपर क्वेश्चन इज नॉट सिंपली साइंटिफिक, इट इज ethical and political. Who gets to define womanhood and who holds the power to enforce that tradition? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स पास में है और इस करके हमने अपना एक मैप्स का कोर्स निकाला है जिसमें आईआर, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन यूज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, हिस्टोरिकल साइट्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड मेनी अदर थिंग्स, ये सब का सब एक होलिस्टिक कोर्स में यहाँ पे आपके सामने पेश कर रही है। पेड प्रोग्राम है, 1874 इसका प्राइस है, वैसे 2500 था, लेकिन इस पे 25% कूपन कोड अर्ली बर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आपको ऑफ मिलेगा। ये क्लासेस 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, प्री रिकॉर्डेड है, वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। प्लीज इसमें एनरोल करें, बहुत मैंडेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में से, आपके प्रीलिम्स के पेपर में, आईआर में से, ज्योग्राफी में से, एनवायरमेंट में, हिस्ट्री में से। तो प्लीज़ इस कोर्स को आप प्लीज़ डेफिनेटली इनरोल करें एंड अपना क्विक रिवीजन के तौर पे, लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे इसमें एनरोल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू हाई क्वालिटी कंटेंट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। क्या व्यू है आपका इस टॉपिक से पर्टिनेंट, इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।